हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, अपनी जो लेक्चर सीरीज चल रही है इसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है विलियन, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं और ये अपना लेक्चर नंबर 5th रहने वाला है। इससे पहले अपन ने 4 लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं। उनमें जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें अपन ने डिस्कस किया था जो सांद्रता टर्म को व्यक्त करने की जो टर्म थी, सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ टर्म थी, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और एक पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। 4 टर्म अपन ने डिस्कस कर ली थी और उन पे आधारित न्यूमेरिकल्स थे जो आरबीएससी बोर्ड वगैरह में मुख्यतः पूछे जाते हैं, तो वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपनी टर्म रहने वाली है सांद्रता को व्यक्त करने की 5th, उसको बोलेंगे अपन मोलरता। और ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है ये, क्योंकि आरबीएससी बोर्ड में मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। या तो कोई न्यूमेरिकल्स पूछता है, वो न्यूमेरिकल्स ना पूछेगा तो डिफाइन करवा लेगा, मतलब उसकी परिभाषा पूछ लेगा कि मोलरता होती क्या है, या फिर उसकी यूनिट पूछ लेता है, या उस पर ताप के प्रभाव को पूछ लेता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा ही मान के चलो कि हर साल बोर्ड में इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 5th सांद्रता टर्म अपन को पढ़नी है मोलरता। क्या पढ़नी है? मोलरता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। इंग्लिश वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। मोलरता डिस्कस करेंगे और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलरता। अब फर्स्ट टर्म ध्यान रखो, इसको देखो, रिप्रेजेंटेशंस का आपको पता होना चाहिए। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। जो आपकी मोलरता होती है इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर मैं इतना फोर्स क्यों दे रहा हूँ? इसी के सिमिलर आपको एक टर्म पढ़नी है मोललता। यहाँ पे मोलरता है, ध्यान दो, मोलरता, वहाँ पे ले आएगा मोललता, उसको मोलेलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, और उसको स्मॉल एम से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना है, कैपिटल एम से ऑलवेज अपन रिप्रेजेंट किसको करेंगे? मोलरता को। ठीक है, अब होती क्या है ये, उसको अपन जानने से पहले देखो सिंपल सा अपन ध्यान करें, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। डेफिनेशंस बाद में लिखेंगे, पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मोलरता का, है ना? तो मोलरता का फॉर्मूले की बात करेंगे, इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे? अब ऑलवेज कैपिटल एम से। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो विलियन से रिलेटेड बात कर रहे हैं अपन, तो विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपोन क्या हो जाएगा, या डिवाइड में क्या कर देंगे अपन? विलियन का आयतन। ध्यान रखना है, क्या करेंगे? विलियन का आयतन। ये हो जाएगा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और इसको भी अपन लीटर में लेके चलेंगे। ठीक है, सिंपल, सबसे सिंपल अपन ने ये लिखा है, बस इसी से आप परिभाषा लिख सकते हो। देखो क्या लिखोगे? विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? आपकी मोलरता। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, विलियन के 1 लीटर आयतन में, या ऐसे बोल सकते हो 1 लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। तो अपन लिख सकते हैं, देखो 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या होगी? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाती है। बस इतना सा आपको ध्यान, ये मोलरता कहलाती है। ठीक है, सिंपल सा क्या डेफिनेशन हो गई? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। अब इसका मात्रक भी अपन जान लेंगे। मोलरता का मात्रक है ना, देखो मोलरता का मात्रक, मोलरता का मात्रक। ठीक है, इसको यूनिट बोल सकते हैं। इसकी यूनिट या इकाई क्या होगी, या एकक क्या होगा, वो देखो इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं अपन। देखो याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा फॉर्मूले से ध्यान रखो। आप देखो मात्रक की बात करेंगे तो सिंपल सा ध्यान रखो, देखो मोलरता का मात्रक क्या हो सकता है, उसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे इसी फॉर्मूले से। ठीक है, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी फॉर्मूले से अपन जानने की कोशिश करेंगे। फिर आगे चल के थोड़ा सा इस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशंस भी अपन करेंगे, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स की लैंग्वेज उस फॉर्मूले पे एप्लीकेबल होंगी। फिर ज़्यादातर न्यूमेरिकल उसी लैंग्वेज पे आते हैं। देखो सिंपल सा विलय के मोल, तो मोल प्रति, देखो यहाँ पे क्या है, ये लीटर है, तो आप लिख सकते हो ना
मोल आयतन, आयतन है तो लीटर में दे रखा है, तो क्या लिखोगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, चलो हिंदी में लिखता हूँ मैं, मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं ना, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर क्या हो जाएगा इसका मात्रक। इसी को आप कैसा लिख सकते हो, मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर, ठीक है, लिखा जा सकता है। इसी को अदर वे में अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स लिखा जा सकता है ना। बस लिखने के तरीके हैं, नीचे था पूर्ण में था तो ऊपर लिखे गए तो माइनस में चला गया, इनवर्स हो गया वो, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखना, कभी कभी ये यूनिट आपको और देखने को मिलेगी या, ठीक है, ये पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। देखो ये संबंध आपको पता होना चाहिए, जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ये रिलेशंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसी को कन्वर्ट करके यूनिट बना देते हैं, और इससे क्वेश्चंस कई बार मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो एमसीक्यूज होते हैं आपके एबीसीडी वाले, वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, देखो लीटर को अपन रिप्लेस कर सकते हैं डेसीमीटर क्यूब से, तो क्या हो जाएगा इसका अन्य मात्रक, मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। क्या होगा, मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। लीटर इनवर्स में तो वैल्यू भी कहाँ चली गई आपकी, इनवर्स में। तो यूनिट ध्यान रखना 1, ऐसे ही तो लिखने के तरीके ही हैं, बस एक ये थोड़ा सा और ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यूनिट की बात हो चुकी है। अब इसके बाद में इस फॉर्मूले को अपन कन्वर्ट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, जो अपने न्यूमेरिकल्स सोल्व हो सकें। कई बार न्यूमेरिकल उस वे में आएंगे, आपको मोल की संख्या, या तो देखो सिंपल न्यूमेरिकल्स में सीधे मोल की संख्या पहले निकालो आप, मोल नहीं दे रखे हैं तो, फिर बाद में यहाँ पे उनकी संख्या लिखो, फिर वॉल्यूम लिखो, डिवाइड कर दो। एक तरीका तो ये होता है, पर मैं आपको एक डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देते हैं, आगे चल के देखो तुम ये जानते हो, जिसको मोल निकालना नहीं आता है उसके लिए भी ठीक रहेगा, जो सीख लेगा थोड़ा सा। तो देखो मोल निकालने अपन को किसके, विलय के। तो सिंपल सा ध्यान रखो, विलय के मोल अपन ऐसे निकाल सकते हैं, विलय के मोल। विलय के मोल आपको कैलकुलेट करने हैं, मोल को आप चाहो तो n से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, मोल। अब देखो मोल निकालने का तरीका, यहाँ पे जो काम आ रहा है वो क्या है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, जो मतलब आपको दी हुई मात्रा होगी क्वेश्चंस में, मैक्सिमम आपको ग्राम में मिलेगी, ठीक है। विलय का द्रव्यमान ग्राम में, डिवाइड कर दो आप विलय का मोलर द्रव्यमान। क्या करोगे, विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। इससे आप मोल निकाल लोगे। ग्राम में मात्रा बटा अणुभार भी अपन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये हो चुका है। अब देखो ये अपन जानने लगे हैं, तो इसको वहां रख सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला आपका ऐसा हो सकता है। देखो इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ मोलों की जगह, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो विलय का, चलो थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे m को आप ऐसा लिख सकते हो ना, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, और ये किस में आ गया आपका, ग्राम में। डिवाइड कर सकते हो आप, क्या लिखोगे, विलय का मोलर द्रव्यमान। क्या लिखोगे, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, गुणा में क्या आ जाएगा आपका, विलयन का आयतन। क्या आएगा, विलयन का आयतन लिख सकते हैं, विलयन का आयतन, और ये किस में है, लीटर में। ऐसा अपन लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब देखो इसमें अपन चल के थोड़ा और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ये सिंपल सा था, इसी को सिंपल वे में अपन लिख सकते हैं। इसको सिंपल वे में कैसा लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पे सिंपल सा ध्यान देना, अपन विलय को हमेशा WB मानते हैं, तो मैं शॉर्ट वे में अब लिखना बता रहा हूँ आपको। m है आपका, इसको आप लिख सकते हो WB, विलय का द्रव्यमान, किसमें है आपका, ग्राम में, ठीक है। डिवाइड कर दो आप, इससे विलय का मोलर द्रव्यमान। अब विलय के मोलर द्रव्यमान को MB लिख रहा हूँ, है ना, मोलर मास, m मोलर मास को रिप्रेजेंट करे, विलय का मोलर मास। गुणा में क्या है आपका, विलयन को अपन हमेशा V लिख सकते हैं या T लिख सकते हैं ना, VT, यहाँ पे V और T, विलयन का आयतन, इसमें है यहाँ पे लीटर में। इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये शॉर्ट फॉर्मेट हो गया इसका, ये आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान रखना है थोड़ा सा, यदि क्या हो, यदि आपको कंडीशंस दे रखी हो, यदि ये हो, यदि क्या हो, विलयन का आयतन, यदि विलयन का आयतन क्या हो, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या हो, ml में हो, ml में हो, तो
ml में हो तो सिंपल क्या करोगे, इसको आप ml में कन्वर्ट करो और इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे WB गुणा में यहाँ पे 1000 आ जाएगा, क्या जाएगा 1000, और यहाँ पे क्या होगा आपका MB, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा VT, और किस में होगा ml में, किस में होगा ml में। तो ये आपका क्या बन जाता है ml वाला फॉर्मूला। ध्यान रखना है, देखो एक बार फिर अपन इसको रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा है अपन ने। तो सबसे पहले मोलरता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, इतना जान लिया। उसके बाद में अपन ने देखो फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। परिभाषा के अकॉर्डिंग या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परिभाषा लिख दी। अब इसकी यूनिट की बात कर रहे थे अपन, मोलरता का मात्रक या यूनिट मोल प्रति लीटर, इससे लिख सकते हो मोल प्रति लीटर, इसको मोल प्रति लीटर ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हो। एक संबंध अपन जानते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, तो मोल डेसीमीटर इनवर्स। ठीक है, हो जाएगा। ऐसे ही अपन बात करें, देखो विलय के मोल निकालना आता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बाकी ये फॉर्मूला है विलय का द्रव्यमान और विलय का मोलर द्रव्यमान। इस फॉर्मूले को यहाँ रखा अपन ने, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। अब इसी फॉर्मूले को मैंने क्या किया है, शॉर्ट वे में लिख दिया है। देखो इतना बड़ा बार बार लिखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है, तो इस चीज़ को अपन ने कहाँ लिख दिया, ऐसे WB, ये फॉर्मूला बनाया। यदि विलियन का आयतन क्या किस में दे रखा हो, ml में हो, लीटर में ना होगी, किस में दे दे, ml में। तो आप देखो ये लीटर में है, तो लीटर को आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इसके बटा में क्या आएगा 1000। ठीक है, वो ml में चला जाएगा सीधा ही, किस में चला जाएगा, ml में। किस में हो जाएगी वैल्यू, ml में। बटा में था तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। ml में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और ml में ना हो तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। चाहो तो एक ग्राम वाली वैल्यू इस आप यहाँ दी होगी, इस वैल्यू को रखो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन आगे चल के कि ये आपकी मोलरता है ताप पे निर्भर करती है या नहीं करती है। देखो इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था, जो भी सांद्रता टर्म है उसमें अगर कहीं ना कहीं आयतन आ रहा है तो वो वाली टर्म किस पे निर्भर करेगी, आपकी ताप पे। तो देखो ये आपको की पॉइंट ध्यान रखने हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं की पॉइंट। की पॉइंट में आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे की पॉइंट में सिंपल सी अपन बात कर लेते हैं, क्या है, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आयतन आ रहा है ना, तो ध्यान रखना जो आपकी मोलरता है, मोलरता जो कैपिटल M है, मोलरता ताप पर या ताप पर निर्भर करती है या ताप से प्रभावित होती है ना। मोलरता ताप पर निर्भर करती है, ऐसे लिख लो, ताप पर निर्भर करती है या फिर प्रभावित होती है। क्या, प्रभावित होती है। कारण भी आप जान सकते हो, क्योंकि इसमें आयतन प्रयुक्त होता है या आयतन निहित होता है। निहित का मतलब उसमें इन्वॉल्व होता है, निहित होता है, जो ताप पर निर्भर करता है ना, जो ताप पर निर्भर या फिर प्रभावित होता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है, मैंने कंप्लीटली लिख दिया इसको। ठीक है, ध्यान रखना है मोलरता क्या होगी, आपकी ताप पे निर्भर करेगी। अब इसी में और सेकंड की पॉइंट अपन क्या जान सकते हैं, सेकंड की पॉइंट देखो यहाँ पे, इस की पॉइंट को मैं लिख देता हूँ। सेकंड की पॉइंट क्या है आपका, उसको देखो, एक संबंध लिख रहा हूँ मैं, कहीं पे आपको पता चले ये आपकी मोलरता कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया, इनवर्सली क्या है आपका टेम्परेचर। ये ध्यान, ये भी हम आपको पता करना है, की पॉइंट में ही ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना, ताप आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोलरता क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप ये बोल सकते हो व्युत्क्रमानुपाती होता है ताप के। ऐसा क्यों होता है उसको आप जान लो, कारण क्या है, इसका रीजंस भी आप लिख सकते हो, कारण है ना, इसका कारण क्या होगा वो कारण भी आप जान सकते हो। जैसे ही अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता है। देखो सिंपल सा ध्यान रखना, इनिशियल स्टेट में एक सर्टेन टेम्परेचर तक की बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये अपना एक कंटेनर बनाया अपन ने, ठीक है, चलो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या पता दिख ना रहा हो। ये अपना एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें देखो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लो, ठीक है, स्पेस कम है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ। अब इसको आप हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, गर्म करते हो, तो इन मॉलिक्यूल्स में जो एक गैप था, अट्रैक्शन फोर्स था, ये लूज होगा और लूज होने से वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा ये वाला एरिया यहाँ आ रहा था ना, तो ये लूज होकर यहाँ, तो वॉल्यूम आपका पहले इतना था,
बाद में कितना हो जाता है, ज़्यादा। मतलब जैसे आप उसको हीट करते हो, ये लेवल तक था, जैसे अपन ने हीट किया तो मोलिक्यूल्स में रिपल्सन या एनर्जी बढ़ेगी तो वो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। अब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कहीं ना कहीं इन्वर्सली है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, देखो v बढ़ेगा, आयतन है ना, ये बढ़ेगा तो ये मोलों की संख्या कहीं ना कहीं कम होगी। जैसे ये मान लो कि नीचे ऊपर लिखा हो 4 और नीचे 6 हो, जैसे अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया, ये वैल्यू आ गई आपकी 10, वॉल्यूम बढ़ चुका है, तो ये कैंसिल आउट करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी ये m है, ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने से ऊपर वाली वैल्यू है वो कम होगी, ये इसके समानुपाती है तो ये कम होगा, तो मोलरता अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रीजन लिख सकते हो आप, टेम्परेचर वॉल्यूम, इतना सा ध्यान रखना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी आपका क्या होता है, बढ़ता है। इस कारण ताप बढ़ाने पर मोलरता क्या होती है, कम होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स से ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है, मात्रक पूछ लिया जाएगा, ये पॉइंट पूछ सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखो इसका। अब आगे चल के अपन डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट कॉमनली जो बार बार न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं ना। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं इसको रफ करता हूँ। ये कोशिश करते हैं, वो क्या है देखो, क्वेश्चंस फर्स्ट है ना, क्वेश्चंस फर्स्ट ये ले लेते हैं अपन, 5 ग्राम NaOH को घोलकर, 5 ग्राम NaOH को घोलकर, ये 450 लिख लेते हैं या 500 भी लिख सकते हो, 450 ml विलियन बनाया जाता है। क्या होता है, विलियन बनाया गया है। तो विलियन की क्या ज्ञात करनी है आपको, मोलरता। विलियन की मोलरता ज्ञात करो, ठीक है। ऐसा इजी क्वेश्चन आता है आपका हमेशा बोर्ड में, बस थोड़ी सी वैल्यूज बदल सकता है वो, तो देखो सॉल्यूशंस करते हैं अपन। मैंने आपको बता रखा है न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो उसमें देखो क्या पूछा गया है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लगाओ, उससे संबंधित टर्म आपको डायरेक्टली रखेगा या फिर इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो टर्म क्या है आपकी फर्स्ट, जैसे क्या पूछा गया है, मोलरता। और मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अपन जानते हैं कैपिटल M WB, शॉर्ट में लिख रहा हूँ MB VT। यहाँ पे देखो ml में दे रखा है तो VT अपन किस में ले लेते हैं, ml में, और ml में लोगे तो मल्टीप्लाई में क्या लगेगा आपका 1000। तो ये फॉर्मूला होता है, जैसा कि नीचे भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो गिवन क्या क्या है, सजावटी बातें भी लिखनी पड़ेंगी। गिवन क्या है, विले, गिवन क्या क्या है, विले क्या है यहाँ पे आपका NaOH। विले का द्रव्यमान कितना दे रखा है, विले का द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है, विले का, अब ये नहीं दे रखा होगा, ध्यान दो, विले का मोलर द्रव्यमान, विले का मोलर द्रव्यमान, ये नहीं दिया होगा, इसको अपन M किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, MB के द्वारा। ये कितना है, ये आपको पता भी होना चाहिए। विले क्या है, NaOH, तो NaOH के लिए भी बात करेंगे अपन, क्या है NaOH, इसके लिए ही बात कर रहे हैं। कितना होगा देखो, कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपको छोटी क्लासेस में भी आप देखते हैं, नहीं पता है तो ध्यान दो। सोडियम का कितना होता है, 23, ठीक है, 23 होता है सोडियम का। इसके बाद में ऑक्सीजन, 1 एटम ऑक्सीजन है, सोडियम, चलो ऐसा कर लेते हैं, सोडियम कितने हैं 1, और 1 सोडियम का 23, ऑक्सीजन कितना है आपका 1, और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान 16, और हाइड्रोजन कितना है आपका 1, तो उसका हाइड्रोजन का क्या होता है 1। टोटल करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आ जाएगा, 40। मोलर द्रव्यमान कितना आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 40। इसके बाद में थर्ड क्या दे रखा है इसमें, विलियन का आयतन। क्या दे रखा है, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना दे रखा है, VT, और वो भी ml में दे रखा है, तो 450 ml। वैल्यूज सारी फॉर्मूले में रखो, देखो फॉर्मूले में रखने की कोशिश करते हैं अपन, इसी को आगे सोल्व करते हैं। ये फॉर्मूला होता है, इसी को आगे देखो, WB कितना है 5, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1000, और यहाँ पे MB कितना दे रखा है 40, और ये कितना है 450। इसको सोल्व आउट कर सकते हैं अपन, देखो जैसा आप सोल्व करना चाहो, तो यहाँ से इसको 0 से 0 को कट कर देंगे, यहाँ से 0 से 0 को कट कर देंगे। अब बचा क्या है देखो, यहाँ पे और कट कर लो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, ऊपर 25, 5 को और कट करना चाहते हो आप, तो देखो यहाँ से 5 एकम 5 और नम
45 ऐसे कट कर सकते हो। 5/18 के आसपास यहाँ पे कुछ डाटा दिख रहा है आपको, 5/18 दिख रहा है ये। और आगे कट होता है तो आप और कट कर सकते हो इसको। जैसा कि देखो सिंपली आगे अपन कट करना चाहें तो इससे इसको डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं देखो कटता नहीं है। 18 का इसी में भाग देने की कोशिश करेंगे अपन तो क्या आएगा, ऐसा लिख सकते हैं करीबन ये वैल्यू आएगी 2.7 के आसपास। कितना आएगा, 2.7 के आसपास। ठीक है, कितना आएगा 2.7 के। देखो 18 का भाग नहीं जाता है तो 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 50 हो गया। 50 में आप भाग देने की कोशिश करें, 18 दूनी 36, 2 बार चला गया। 50 में से 36 माइनस कर लो आप, कितने बचते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक 0 लेके आएंगे तो एक तो सीधा सीधा बचेगा। इसके बाद में यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 4 बचे। ठीक है, इतनी वैल्यूज़ हैं तो आप एक बार चेक कर लेना। 0.27 मात्रक लिखना चाहो तो आप लिख देना मोल लीटर, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो, ध्यान दो 0.27 कैपिटल एम, ये भी आपका ठीक रहेगा। दोनों ही क्या है आपके सही रहेंगे। जैसा कि आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखते हैं, देखो मोलरता है, मोलरता से संबंधित और कुछ केसेस हैं, उन केसेस को पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन संबंध भी देखेंगे, नॉर्मलता के साथ क्या संबंध है, और भी अलग वेरिएशंस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने फर्स्टली ही आपको बोल दिया है कि ये लेक्चर्स देखने के बाद में मोलरता से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने बेसिक तो जान ही लिया है मोलरता के बारे में। अब कुछ केस अपन स्टडी करते हैं मोलरता के बारे में। तो मोलरता में जैसे अपन केस फर्स्ट इसकी बात करेंगे, कंडीशंस फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में अपन डिस्कस क्या करने वाले हैं वो जान लो पहले ही। कंडीशन फर्स्ट अपनी रहेगी किससे रिलेटेड, जो आपकी मोलरता है, मोलरता एवं नॉर्मलता, मोलरता एवं नॉर्मलता, इसको क्या करेंगे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका तो आपको पता ही है एम से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से नॉर्मलता में संबंध। ये अपन को फर्स्ट केस में पढ़ेंगे, मोलरता एवं नॉर्मलता में संबंध, रिलेशंस अपन देखेंगे यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब नॉर्मलता जिसने 11th क्लास में पढ़ी हो उसके लिए ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इससे अगले वाले लेक्चर्स में अपन सेपरेट इसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर्स में मैं कोशिश कर रहा हूँ केवल मोलरता को ही रखा जाए। ठीक है, तो नॉर्मलता को अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी आप ध्यान रखो इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड है ना, केस सेकेंड में अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स क्या आते हैं, 4 डाइल्यूशंस, है ना, 4 डाइल्यूशंस। सिंपल सा ध्यान रखना है कि ये 4 डाइल्यूशन शॉर्ट में लिखा है मैंने, इसका मतलब है कि विलयन को तनु करने पर, लिख ही देता हूं मैं जो आपको कोई भी डाउट नहीं रहे, विलयन को तनु करने पर, विलयन को तनु करने पर प्राप्त विलयन, प्राप्त विलयन है ना, ये काम के टॉपिक है, प्राप्त विलयन की मोलरता। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कई बार क्वेश्चंस में लैंग्वेज चेंज करेगा और क्या कंडीशंस बना देगा वो, कि ऐसा कुछ आपको कंडीशंस लिख के देगा उसमें कि पहले कुछ विलयन था उसको अपन ने डाइल्यूट कर दिया है, तनु कर दिया है, और तनु करने के बाद में जो फाइनल विलयन आपका बना है उसकी मोलरता क्या होगी, ऐसा कुछ लैंग्वेज बना के देगा क्वेश्चंस में। केस नंबर थर्ड, केस थर्ड है ना, केस थर्ड, केस थर्ड भी अपना एक ऐसा ही है, उस पर बेसिस न्यूमेरिकल्स होते हैं। उसमें क्या होगा, 2 विलयन लेगा, 2 समान पदार्थ के विलयन, समान पदार्थ से बने होने चाहिए, वो विलयन लेगा। जैसे H2SO4 दूसरा भी H2SO4, उसकी अलग अलग मोलरताओं के विलयन बने होंगे और उनको कंबाइंड कर देगा और फाइनल जो विलयन बनेगा उसकी क्या बतानी है अपन को, ऐसे लिख सकते हैं 2 विलयनों, 2 विलयनों। ध्यान रखना है इसमें समान पदार्थ होना चाहिए, मैं नोट भी कर देता हूँ। 2 विलयनों को मिलाने पर, 2 विलयनों को मिलाने पर प्राप्त विलयन। अब ये प्राप्त विलयन कौन सा है, अंतिम विलयन जो फाइनली बनेगा ना पर रिजल्टिंग, ये लिख देता हूं मैं अंतिम, प्राप्त विलयन की मोलरता। ऐसा कुछ क्वेश्चंस बना के देगा, वो अपन प्रैक्टिस भी करेंगे, विलयन की मोलरता। थर्ड केस आपका ये हो जाएगा। एक केस हो रहा है आपका फोर्थ, ठीक है, उस फोर्थ केस को भी अपन जान लेंगे, पहले इन 3 को देखते हैं। देखो आपसे पूछ लिया जाए मोलरता एवं नॉर्मलता में संबंध, ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, इसको भी अपन जानेंगे। तो सबसे पहले आपको एक रिलेशंस पता होना चाहिए, एम, कैपिटल एम इक्वल्स टू होगा एन एफ, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका एन, ऐसा है रिलेशंस, ये कैपिटल एन
NF और यहाँ पे N। ये संबंध आपको याद कर लेना है अभी के लिए। जब अपन नॉर्मलता पढ़ लेंगे तब मैं आपको ये आया कैसे वो भी मैं बता दूंगा, और जो नॉर्मलता के बारे में जानता है तो वो मैं कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, उससे वो समझ जाएगा। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला और मोलरता का फॉर्मूला दोनों को लो आप और डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे जो फाइनली वैल्यूज जो बचेंगी वो कहीं ना कहीं ऐसा ही एक रिलेशन आपको देती हुई दिखेंगे, ठीक है। उसको अपन वहाँ जान लेंगे क्या होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है जहाँ ये है ना NF, ये तो आप जानते हो ये क्या है, N फैक्टर बोलते हैं। सीधा सा ध्यान रखो क्या बोलते हैं, N फैक्टर। और कई बार इसको वैलेंसी भी बोलते हैं, दोनों एक ही है, मतलब एक ही होता है। आप किसी भी वे में जान लो, वैलेंसी या फिर N फैक्टर। N का मतलब आपको पता ही है क्या है, नॉर्मलिटी, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। और M का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, मोलेरिटी। ये सब चीज़ें आपने डिस्कस कर रहे हैं धीरे धीरे। जिसको बस नॉर्मलता का डाउट है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन जान लेंगे। अब यहाँ पे देखो N फैक्टर्स, जिसको नहीं आइडिया है कि N फैक्टर्स होता क्या है, तो सिंपल सा मैं देखो इस लेक्चर्स में एक शॉर्ट वे में आपको समराइज रूप में बताना चाहता हूँ N फैक्टर्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान दो एक बार, N फैक्टर्स क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा ध्यान रखो, N फैक्टर ये आपका इक्वल्स टू हो जाएगा, कोई अम्ल है, आप अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। सिंपल सा ध्यान दे लो, N फैक्टर कोई भी अम्ल दे रखा है तो अम्ल के लिए N फैक्टर किसके इक्वल होगा, उसकी क्षारकता के, ठीक है। ऐसे ही अपन बात कर ले, ये N फैक्टर इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही आपका पूछ लिया जाए N फैक्टर, दूसरे में अपन लिख सकते हैं क्षार, क्षार की अम्लता के। N फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, क्षार की अम्लता के। ध्यान रखना है, अम्ल के लिए तो क्षारकता कैलकुलेट करते हैं अपन, और क्षार के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, अम्लता। अब ये क्या होती है, जो नहीं जानता है वो इधर देख लो। क्षारकता क्या होगी, कोई भी अम्ल है कितने H+ त्यागता है। सिंपल सा ध्यान दो, अम्ल द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या, कंप्लीट लिख देता हूं, H+ आयनों की संख्या, ये क्या कहलाती है आपकी, उस अम्ल की क्या कहलाएगी, क्षारकता। ऐसे ही अपन बात कर ले, क्षार की अम्लता क्या होती है, तो आप सिंपल सा सेम लिख सकते हो, क्षार द्वारा त्यागे गए OH- आयनों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी क्षारकता। तो रिपीट देखो, अम्ल की क्षारकता क्या होती है, किसी अम्ल द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या। और क्षार की अम्लता क्या होती है, क्षार की अम्लता क्या होगी, क्षार द्वारा त्यागे गए OH- आयनों की संख्या। जैसे अपन एग्जाम्पल्स की बात कर ले, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल से इसी पॉइंट को बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। उस पॉइंट्स को देखो आप, जैसे यहाँ पे तो लिख दूँ मैं, यहाँ पे अम्ल लिख देता हूँ, ठीक है, अम्ल लिखा, ठीक है। या सिंपल सा आप ध्यान दो, यहाँ पे मैं अम्ल लेता हूँ, पहले अम्ल है ना, जो आपको समझ में आए। जैसे यहाँ पे मैं ले लिया हूँ HCl, यहाँ पे ले रहा हूँ H2SO, और ये सारे अम्ल के एग्जाम्पल्स हैं। और थर्ड लेते हैं H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और HCl है आपका। अब देखो इसका N फैक्टर, या इसकी अपन अम्लता की बात कर ले, या N फैक्टर। तो N फैक्टर्स की बात करते हैं, तो चलो उससे पहले यहाँ पे अपन उसकी क्षारकता, अम्ल की क्षारकता देखो। क्षारकता को आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करोगे, कितने H+ डोनेट करता है, ये कितने करता है, 1 H+, तो इसकी क्षारकता क्या हो गई, 1। ऐसे ही देखो ये कितने डोनेट कर सकता है, आपके 2 H+, और ये कितने करता है, 3 आपके H+, तो इसकी 2 और इसकी 3। तो N फैक्टर्स भी क्या हो जाएगा, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे ही अब अपन किसकी बात कर लेते हैं, कोई भी क्षार के लिए, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं किसके लिए, क्षार। अगर क्या हो, क्षार दिया हो, तो क्षार के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, अम्लता। क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, अम्लता। अब क्षार के कुछ एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं, जैसे आप जानते हो, यहाँ पे सिंपली देखो, जैसे मैं सिंपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम का OH होल थ्राइस, ये भी लिख देता हूँ मैं, OH थ्राइस। देखो सिंपल सा इतना बेसिक नॉलेज तो होगा, और नहीं भी है तो ध्यान दो। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक H+ आयन त्याग सकता है, एक OH- आयन त्याग सकता है, तो इसकी अम्लता कितनी होगी,
1, ये 2 त्याग सकता है तो 2, ये 3 निकाल सकता है तो क्या होगी 3। तो यहाँ पे देखो n फैक्टर भी क्या होगा, ये होगा। पता चल गया। ऐसे ही देखो 2 के लिए तो अपन ने जान लिया है n फैक्टर। अब कोई लवण हो, ये ध्यान रखना, n फैक्टर अम्ल, क्षार और लवण तीनों के लिए अलग अलग होगा। लवण है तो लवण का n फैक्टर किसके लिए इक्वल होगा, लवण के लिए धनायन या ऋणायन पर उपस्थित आवेश, जो आवेश होगा उसके योग के बराबर। इसमें मोस्टली धनायन आप ले सकते हो, गलतियां होने के चांस कम होते हैं। देखो इसको भी जान लो, ये तो अपन ने देख लिया है। इसके बाद में थर्ड आपको ये दे रखा हो, क्या थर्ड, देखो थर्ड लवण के लिए अपन बात कर लेते हैं। लवण में मैं सीधा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे NaCl, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं। NaCl क्या है, एक आपका लवण है। तो यहाँ से देखो ये अपने आयनों में टूटेगा, Na+ और दूसरा Cl-। तो अब इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, जो आयन पे आवेश उपस्थित है, जैसे धनायन आपका सोडियम है, 1 पे ही लेना है आपको, तो सोडियम पे कितना आवेश उपस्थित है, 1। तो ये ही किसके इक्वल होगा, आपका n फैक्टर। या क्लोरीन पे ले लो आप, Cl- है तो -1 है, तो 1 पे आपको कंसिडर करना है, क्या हो गया आपका, ये इसका n फैक्टर। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल से अपन ये लें BaCl2, ठीक है। ये एग्जाम्पल से ये आयनों में टूटेगा तो क्या बनेगा, Ba+2 और Ber+2 और यहाँ पे 2 Cl-। अब इसमें भी आप ले सकते हो, देखो इस पे क्या है आपका प्लस का 2 चार्ज, मैग्नीट्यूड कैसा भी हो, यहाँ पे आपको बस चार्ज नहीं देखना, केवल कितना आवेश उसकी संख्या देखनी है। 2 है तो n फैक्टर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे भी आपको देखो 2 है, ये -1 था, इससे मल्टीप्लाई होगा -2, तो n फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी 2। ध्यान रखना है यहाँ पे 1 कंसिडर नहीं करना है, 2 है Cl- तो 2 होगा। इस तरीके से आप n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। समराइज रूप में मैंने आपको बता दिया है। अब अपन आगे चलते हैं, जो इसमें तो आप जान ही चुके हो क्या होता है। बस सिंपल सा ध्यान रखना है, कभी आपको क्या देगा, वो मोलरता दे देगा, नॉर्मलता पूछ लेगा, नॉर्मलता दे देगा तो मोलरता पूछ लेगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है। ट्रिक आप क्या ध्यान रख सकते हो इस रिलेशंस को याद करने के लिए, n के साथ n वाली वैल्यू, मतलब n फैक्टर नहीं आएगा, n के साथ n नहीं आएगा, m के साथ n आएगा, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है। नॉर्मलता n, तो नॉर्मलता के साथ n फैक्टर नहीं आएगा, ऐसा ध्यान रखो। इसको फिर रीअरेंज कर सकते हो, n है NF n, इतना सा ध्यान रख लोगे। अब अपन बात कर लेते हैं सेकेंड टर्म की, ठीक है। इन पे न्यूमेरिकल्स भी अपन कर लेंगे। तो देखो सेकेंड टर्म क्या है आपकी, 4 डाइल्यूशंस। क्या है, 4 डाइल्यूशंस। कि डाइल्यूट करेंगे तो क्या, विलियन है उसको तनु कर देंगे। जैसे मान के चलो ये है आपका एक कंटेनर, क्या है, ये आपका कंटेनर है, इसमें क्या भरा हुआ है, जो आपका विलियन है, ठीक है। और समझ लेते हैं इसकी सांद्रता भी, मोलरता भी क्या है, m1, और वॉल्यूम क्या है इसका, v1। क्या है वॉल्यूम, v1। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे, इसमें मोल्स की संख्या भी अपन n मान लेते हैं या n1 मान लेते हैं, ठीक है। चलो n ही मान के चल लेते हैं। ये इसको बोल देता हूँ मैं सॉल्यूशंस, शॉर्ट में लिखते हैं सॉल्यूशंस फर्स्ट, ठीक है। ये सॉल्यूशंस था अपना। इस सॉल्यूशंस को मैं क्या करता हूँ, डाइल्यूट करता हूँ। क्या करता हूँ, डाइल्यूट। अब डाइल्यूट का मतलब आप समझ जाना, डाइल्यूट करने का मतलब है ऑन डाइल्यूशंस बोल सकते हो आप, ये तनु करने पे ना, या तनुकरण बोल सकते हो। डाइल्यूशंस या तनुकरण, इसको तनु करते हैं ना, तनु करने पर, तनु करने पर। अब तनु कर रहे हैं मतलब तनु का मतलब है विलायक मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, विलायक को आप बढ़ाते जाओ तो आपका विलियन क्या होता जाएगा, तनु मतलब डाइल्यूट होता जाएगा। और यहाँ पे अपन पानी की बात कर रहे हैं, जल में घोल के विलियन बना हुआ है तो पानी बढ़ाते जा रहे हैं। सिंपल सा ध्यान रखो, क्या करते हैं, ध्यान रखना, विलायक बढ़ाते हैं। विलायक क्या करते हैं, ऐड करते हैं, विलायक मिलाते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं देखो ये कंटेनर आपका बना, फाइनली जो इसमें क्या चेंजमेंट होगा, जैसे आप पानी मिलाते जा रहे हो तो इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और ये सेकेंड कंडीशन, इसको मैं लिख देता हूँ, ये वॉल्यूम आपका V2 हो चुका है। पहले क्या था, V1, उसमें अपन ने मिलाया तो क्या हो चुका है, V2 हो चुका है वो। और देखो आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अपन ने पढ़ा था ना मोलरता, तो यहाँ पे मोल अपॉन वॉल्यूम ऐसे कुछ था। अरे 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसी लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो देखो वॉल्यूम आपका चेंज होगा तो कहीं ना कहीं मोलरता भी आपकी चेंज होगी। तो इसको लिख दिया मैंने N2।
मोल देखो अब, मोल यहाँ पे अपन N1 मान रहे हैं तो यहाँ पे N2 होंगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ आप एक बार, ध्यान देना, अपन तनु कर रहे हैं, तनु करने पर मोलों की संख्या में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अरे ध्यान दो एक बार, एक गिलास लिया है अपन ने, उसमें पानी डाला और पानी के बाद में अपन ने 10 ग्राम नमक डाल दिया और उसको घोल के विलियन बना दिया। 10 ग्राम नमक, उसको मान लो कि 5 मोल है, वो घोल दिया अपन ने, उसमें नमक के 5 मोल घोल दिए उसमें। अब उसमें अपन और पानी ऐड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोल्स थोड़ी चेंज होंगे। मोल्स तो पहले जितने अपन ने लिए थे 10 तो 10 हैं, 10 ग्राम था तो 10 ग्राम रहेगा, 5 मोल लिए हैं तो मोल रहेंगे। विलायक की मात्रा पे कोई चेंज नहीं होगा। तो ये की पॉइंट ध्यान रखना, अगर ये आपको ध्यान रखना की पॉइंट है, इससे संबंधित विलियन को, कहीं कुछ छोटा क्वेश्चन बन जाए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, विलियन को तनु करने पर, विलियन को तनु करने पर मोल अपरिवर्तित रहते हैं। क्या रहते हैं? मोल अपरिवर्तित रहते हैं। ध्यान रखना, अतः अपन लिख सकते हैं जो N1 बराबर होगा N के ही, N1 मान लो और ये N2, N1 इक्वल्स टू किसके रहेगा? N2 के, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, मोल्स की संख्या आपकी बराबर रहेंगी तो आप चाहो तो सिंपल ध्यान रख सकते हो, मोल्स दोनों साइड क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मोल्स की संख्या क्या रहेगी? सेम, N और N। ठीक है, अब इसी बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया। ऐसा कुछ चेंजमेंट होगा तो उसकी मोलरता कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने का बेस यही मिला, इसी बेसिस पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अब ध्यान दो एक बार, यहाँ पे मोल क्या है? बराबर होते हैं। और आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, आपने मोल निकालने का फॉर्मूला कहीं ना कहीं और भी आप जानते होंगे, आप आराम से निकाल सकते हो। मोलरता क्या होती है? देखो आपकी यही होती है M, विलय के मोल और विलियन का आयतन। तो देखो मोल निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? N बराबर क्या है यहाँ पे? मोल। तो मोल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना। एक अलग ही तरीका मिल रहा है मोल निकालने का आपको, जो मोलरता से भी आप मोल निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा? देखो N क्या हो जाएगा? M इंटू V, ऐसे अपन मोल निकाल सकते हैं। तो देखो अब इसी कॉन्सेप्ट को अपन काम में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इस लाइन से क्या निकल रहा था? N1 बराबर N2, या दोनों के मोल क्या है? बराबर। तो वो कैसे निकाल सकते हो आप? देखो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये N1 था और N2 मान के चलो तो वो भी। तो देखो क्या होगा? M1, चलो यहाँ पे नहीं दिखता है, सिंपल सा ध्यान दो, इसको आप इधर देख सकते हो आगे की साइड में। ये कैसे अपन निकालेंगे? देखो N है आपका, तो ये हो गया। ऐसे ही इसके मोल निकालने के लिए M1 V1 हो जाएगा और इसके मोल निकालने के लिए क्या हो जाएगा? M2 V2। ये रिलेशन आ सकता है आपका M1 V1 बराबर होगा M2 V2, हो सकता है ना, क्योंकि तनु करने पे मोलों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो इसके मोल निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो? M1 V1 मल्टीप्लाई कर लोगे दूसरे के लिए M2 V2, तो ये रिलेशंस आ गया। इसको तनुता समीकरण या मोलर समीकरण भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? मोलर समीकरण। अब इससे देखो फाइनल विलियन ये बना था, इसकी मोलरता अपन को कैलकुलेट करनी होगी क्वेश्चंस में, तो वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो M2 कैसे कैलकुलेट होगा? M1 V1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? V2। क्या हो जाएगा? V2। तो ऐसे अपन जो अंतिम जो तनु करने के बाद में जो विलियन बनेगा उसकी मोलरता कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप जान सकते हो। M2 जो फाइनल विलियन बना है तनु करने के बाद में, उसकी मोलरता M1 V1 डिवाइडेड बाई V2। ये फॉर्मूला काम का है, बस ये फॉर्मूलेज है ना, यही काम के हैं। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला और यहाँ पे वो फॉर्मूला, बाकी चीज़ें आपको समझाने के लिए मैंने बताई है। तो ये लाइन ध्यान रखना, विलियन को तनु करने पर मोलों की संख्या या मोल अपरिवर्तित रहते हैं, क्योंकि और मोल अपन ऐसे निकाल सकते हैं M इंटू V। इसके लिए भी आप निकाल सकते हो और इसके लिए भी, आप जो फाइनल विलियन बनाए उसके लिए भी निकाल सकते हो। तो दो केस आपको समझ में आ गए। बस लैंग्वेज यही देगा आपको कहीं क्वेश्चंस में, प्रारंभ में विलियन का आयतन इतना था, मोलों की वो मोलरता इतनी थी, उसको तनु करने पे 500 ml या वॉल्यूम चेंज कर देगा और नया ही आपको जो विलियन बनेगा उसकी सांद्रता पूछ लेगा, किसमें? मोलरता। तो हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दो। अब दो विलियन क्या है? समान विलियन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस समान का मतलब है कि जो विलियन बना है ना, उन दोनों की क्या होनी चाहिए? आपकी सेम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट सॉल्यूशंस आपने सॉल्यूशन A लिया तो ये भी किसका बना होना चाहिए? जैसे H2SO4, यहाँ पे लिख देगा 0.1 M, 0.1 M मोलरता, 0.1 मोलरता H2SO4 का विलियन है। और ऐसा ही दूसरा लिख दे, जैसे यहाँ पे लिख देगा 0.001 M, ऐसा कुछ लिख दे और H2SO4, इन दोनों को मिला दे और मिलाने के बाद में क्या बन रहा है, ऐसा ध्यान रखना। दोनों ही HCl हो, दोनों ही क्या हो आपके ये हो। देखो अब उसको भी अपन एक बार जान लेते हैं कैसे क्या होगा। देखो इसको यहाँ पे सपोज करो ये दो कंटेनर हैं आपके, ये है
ठीक है, और दूसरा ये है आपका, ये कंटेनर है, इसको मान लेते हैं, ये आपको बता रखा है इसकी मोलरता, ये इसको बोल देते हैं सॉल्यूशंस ए, और इसको बोल देता हूँ मैं सॉल्यूशंस बी। ठीक है, सॉल्यूशंस ए है और सॉल्यूशंस बी है। अब इसकी मोलरता क्या है, m1, वॉल्यूम क्या है v1, वॉल्यूम क्या है इसका v1, ये बता के रखेगा आपको भाई इतनी मोलरता है, इतना उसका आयतन है। दूसरा है इसकी मोलरता क्या है आपकी m2, और वॉल्यूम क्या है v2, क्या है v2। भाई सॉल्यूशंस फर्स्ट जैसे यही मान लो आप, इसका मोलरता ये दे रखी है, आयतन जैसे यहाँ पे लिख दे 200 ग्राम या 200 ml, और इसका लिख दे 400 ml, यही क्वेश्चंस बन गया। अब दोनों को ऐड ऑन कर रहे हैं तो फाइनल आपका विलियन बनेगा, क्या बनेगा, फाइनल विलियन बनेगा। ठीक है, ये फाइनल विलियन बन गया, दोनों को मिक्स कर दिया अपन ने, इसको इसमें उठा के डाल दिया, मिक्स हो चुका है वो। मिक्स होने के बाद में ये विलियन बना है, इसको सॉल्यूशंस आर, मतलब आर बोल लेता हूँ फाइनल, रिजल्टिंग क्या बना वो, तो इसकी मोलरता क्या होगी mr, और इसकी क्या मान ली अपन ने, वॉल्यूम क्या है vr। तो अब इसका आयतन भी पूछ सकता है आपसे, इसका क्या पूछ सकता है, mr भी पूछ सकता है, मतलब उसकी फाइनल जो विलियन बना है, इन दोनों को आप कर लो, मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद में जो विलियन बन रहा है उसकी मोलरता कितनी होगी। तो देखो उसका फॉर्मूला बना रहे हैं अपन, इससे अपन लिख सकते हैं यहाँ पे देखो mr/vr, ये क्या होगा, इन दोनों के एडिशंस के बराबर होगा, m1v1 प्लस क्या होगा m2v2, लिख सकते हैं ना अपन, सिंपल एड ऑन किया है। अब देखो क्या पूछा गया है आपसे, mr, मोलरता पूछ ले, जो फाइनल विलियन बना है उसकी मोलरता बताओ, तो कैसे बता सकते हो, m1v1 प्लस क्या हो जाएगा m2 गुणा में v2 डिवाइडेड बाई vr, क्या हो जाएगा vr, बन गया फॉर्मूला। अब vr आपको पता ही होगा, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो, v1 प्लस v2, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। 3 फॉर्मूलेज हो चुके हैं, 3 केस थे, 3 फॉर्मूले के 3 केस, मैंने 3 केसेस के 3 फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद में 4th आपका केस है, उसी को भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर इससे अगले वाले लेक्चर्स पे इन पे बेसिस न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, इन पे बेसिस अपन क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स। तो लास्ट है, उसको आप ध्यान रखना, सीधा ही केस नंबर 4, केस नंबर 4 वो आप कई बार न्यूमेरिकल्स को ईजी बना देगा, उस वजह से अपन इसको पढ़ लें। देखो क्या होगा, यदि क्या दिया हो आपको, द्रव्यमान प्रतिशत, क्या दिया हो, द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाई वेट, ये दिया हो, तो सिंपल सा आप एक मोलरता का फॉर्मूला याद कर लो, क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत, इसको ऐसे लिख दूँ W/W, जान जाओगे ना, द्रव्यमान प्रतिशत गुणा में डेंसिटी, विलियन में आपको क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत, और यहाँ पे डेंसिटी, ये भी ध्यान रखना, या फिर घनत्व दिया हो, डेंसिटी गुणा में 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कोई क्वेश्चन आपका कैसा बने जिसमें आपको डेंसिटी भी गिवन होगी और साथ ही साथ क्या दिया होगा, उसका द्रव्यमान प्रतिशत। तो 2 तरीके हैं, या तो द्रव्यमान प्रतिशत से आप आयतन निकाल लेना, द्रव्यमान प्रतिशत और डेंसिटी को यूज करके आयतन निकालो फिर रखो, और मैंने आपको क्या कर दिया है, एक डायरेक्टली ही फॉर्मूला दे दिया है। ऐसा कुछ डेंसिटी दे रखी हो क्वेश्चंस में, डेंसिटी दी हो, द्रव्यमान प्रतिशत दिया हो, तो सीधा ही आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा दोगे। D4 क्या है यहाँ पे, डेंसिटी मतलब घनत्व है, क्या है, घनत्व है। तो 4 केसेस थे, चारों केसेस को अपन ने देख लिया है, चारों केसेस पे ही अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, और मोलरता के जो पहले आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी अपन कर लेंगे। तो ये लेक्चर्स कंप्लीट आपका कवर करता है किसको, मोलरता को। इस लेक्चर्स को आपको देखने के बाद में कोई भी अन्य मोलरता से संबंधित लेक्चर्स या कहीं पे आपको रीड करने की नीड नहीं है। इसमें मैंने सभी टॉपिक्स आपके इंक्लूड कर दिए हैं। जिसको दिक्कत आ रही हो, डी क्या है, डी आपका क्या है, घनत्व है। बस ये क्यों बताए हैं मैंने चारों केसेस, क्योंकि ऐसे केसेस पे भी आपके न्यूमेरिकल्स वो बना लेता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।